हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस कोर्स में जिसका नाम है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम इस कोर्स के सेकंड चैप्टर पर आ गए हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी पार्ट 2। इस चैप्टर के एंड तक हम सीखेंगे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जीएसटी काउंसिल का क्या स्ट्रक्चर है, हम जीएसटी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन देखेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू ही लेंगे। अभी तक आपने जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने सीखा कैसे जीएसटी ने पुराने टैक्स स्ट्रक्चर को बदल दिया। आइए अब इसके बारे में और गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि जीएसटी के अंडर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं। बर्ड्स आई व्यू ऑफ अमेंडमेंट। जीएसटी लागू करने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 को पास किया गया, जिसमें 20 सेक्शंस शामिल थे। ये अमेंडमेंट स्टेट और सेंटर को गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगाने की पावर देता है। इसी अमेंडमेंट ने जीएसटी काउंसिल बनाने की पावर दी और स्टेट को किसी भी तरह के लॉस अगर होता है तो 5 साल तक के लिए कंपेंसेशन का प्रोविजन दिया। इस अमेंडमेंट ने अल्कोहलिक लिकर को छोड़कर सब गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी लगाने की पावर दी और ऑयल एंड फ्यूल पर जीएसटी लगाने के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन डेट दी। इसने ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज पर आईजीएसटी लगाने की पावर दी और सेंटर और स्टेट को रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलाउ किया। इसी अमेंडमेंट के साथ जीएसटी काउंसिल के पास एग्जेम्पशंस, रेट्स एंड थ्रेशोल्ड लिमिट को डिसाइड करने की पावर है। बर्ड्स आई व्यू ऑफ अमेंडमेंट। जीएसटी लागू करने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 को पास किया गया, जिसमें 20 सेक्शंस शामिल थे। ये अमेंडमेंट स्टेट और सेंटर को गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगाने की पावर देता है। इसी अमेंडमेंट ने जीएसटी काउंसिल बनाने की पावर दी और स्टेट को किसी भी तरह के लॉस अगर होता है तो 5 साल तक के लिए कंपेंसेशन का प्रोविजन दिया। इस अमेंडमेंट ने अल्कोहलिक लिकर को छोड़कर सब गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी लगाने की पावर दी और ऑयल एंड फ्यूल पर जीएसटी लगाने के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन डेट दी। इसने ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज पर आईजीएसटी लगाने की पावर दी और सेंटर और स्टेट को रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलाउ किया। इसी अमेंडमेंट के साथ जीएसटी काउंसिल के पास एग्जेम्पशंस, रेट्स एंड थ्रेशोल्ड लिमिट को डिसाइड करने की पावर है। आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक नया आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने पार्लियामेंट और स्टेट दोनों को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टैक्स पर लॉ बनाने की पावर दी। अंडर दिस न्यू आर्टिकल गुड्स एंड सर्विसेज की इंटर स्टेट सप्लाईज के लिए सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स लॉज बना सकता है। ये प्रोविजंस जीएसटी काउंसिल के द्वारा पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल पर रिकमेंडेड डेट से लागू होंगे। एक और आर्टिकल 248 अमेंड किया गया, जिसमें सेंटर हर उस चीज़ पर टैक्स कलेक्ट कर सकता है जो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल नहीं है। आर्टिकल 248 हैज़ बीन मेड सब्जेक्ट टू न्यू आर्टिकल 246A। इसका मतलब है कि आर्टिकल 248 आर्टिकल 246A को ओवरराइट नहीं कर सकता। अदर आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 249 एंड 250 को भी अमेंड किया गया, जो सेंटर को किसी भी मैटर पर लॉ बनाना अलाउ करता है जब स्टेट काउंसिल एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से एग्री करता है या इफ देयर इज एन इमरजेंसी। आर्टिकल 249 एंड 250 हैज़ बीन अमेंडेड टू एक्सटेंड द अबव प्रोविजन टू न्यू आर्टिकल 246A। आइए अमेंडमेंट को और विस्तार से जानते हैं। आर्टिकल 268 अमेंड हुआ, जिसने मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पर एक्साइज ड्यूटी लगाने को कैंसिल कर दिया। ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया गया था। आर्टिकल 268A को अब हटा दिया गया है। इससे सर्विस टैक्स लगाने के लिए और सेंट्रल को पावर देने के लिए 2003 में इंक्लूड किया गया था। यूनियन लिस्ट में एक नई एंट्री 92C को जोड़ा गया था, पर इसे नोटिफाइड नहीं किया गया था, तो सर्विस टैक्स को एज पर द रेजिडुअल एंट्री 97 के अनुसार कलेक्ट किया गया। अ न्यू आर्टिकल 269A इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने इंटर स्टेट सप्लाईज पर जीएसटी लगाने की पावर दी। इंडिया में कुछ भी इंपोर्ट करने को इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। इसने आर्टिकल ने आईजीएसटी को सेंटर द्वारा लगाया गया और कलेक्ट किया गया और इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा होने दिया गया।
अमाउंट को सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड होना चाहिए जहां एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स की आपूर्ति हुई है। आर्टिकल 269 एक जगह की सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए पार्लियामेंट को पावर देता है और उस सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई कहा जा सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट विद आर्टिकल 269A पूरा आईजीएसटी अमाउंट स्टेट को तब दिया जाता है जब आईजीएसटी इनपुट क्रेडिट को एसजीएसटी पे करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली पूरा एसजीएसटी अमाउंट सेंटर को तब दिया जाता है जब एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट आईजीएसटी को पे करने के लिए यूज़ किया जाता है। आर्टिकल 270 अमेंड हुआ जिसने फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के ऑर्डर से सेंटर और स्टेट के बीच जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करने का अलाउ किया। आर्टिकल 271 अमेंडमेंट सेंटर को टैक्सेस इंक्रीज करना अलाउ करता है एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 269 और 270। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट सरचार्ज सिर्फ सेंटर का होगा। इन आर्टिकल 366 टर्म्स जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज और स्टेट की डेफिनेशन को ऐड किया गया। आइए जीएसटी काउंसिल के बारे में जानते हैं। एक नया आर्टिकल 279A प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है ताकि वो सेंटर और सारे स्टेट्स के साथ एक जॉइंट फोरम बना सके जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल कहा जाएगा। आइए जानते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट एज मेंबर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एज अ मेंबर, states representatives who should choose one amongst them as vice president। चलिए अब चेक करते हैं कि आपको अब तक कितना समझ आया। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अभी तक आपने जीएसटी के डिफरेंट सेक्शंस और अमेंडमेंट्स के बारे में और जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आइए अब जीएसटी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर नजर डालते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशंस, फ्रेजेस और एक्सप्रेशन से संबंधित है जो लॉ सही तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए जरूरी हैं। द टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस आर डिस्क्राइब्ड इन द टेबल। कैपिटल गुड्स, वो गुड्स जिनकी वैल्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने वाले पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज्ड होती हैं और जिनका यूज आगे बिजनेस में किया जा सकता है। क्रेडिट नोट, सेक्शन 34 के सब सेक्शन 1 के अंडर एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इशू किया जाने वाला डॉक्यूमेंट। डेबिट नोट, सेक्शन 34 के सब सेक्शन 3 के अंडर एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इशू किया गया डॉक्यूमेंट। एग्जम्प्ट सप्लाई, किसी भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर अगर जीरो टैक्स है या कोई ऐसी सप्लाई जो सेक्शन 11 के तहत टैक्स फ्री है। गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज के अलावा हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी पर इसमें एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और लैंड से जुड़ी या बनाने वाली चीज़ें शामिल होती हैं जो सप्लाई से पहले या सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एग्री होते हैं। इनपुट, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस और कोर्स में सप्लायर के द्वारा यूज किया जाने वाला या यूज्ड कैपिटल गुड्स के अलावा अन्य सामान। डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स, इन एडिशन टेबल में कुछ और टर्म्स भी डिस्क्राइब की गई हैं। इनपुट सर्विस, कोई ऐसी सर्विस जिसका यूज सप्लायर करे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसे इनपुट सर्विस कहते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ऑफिस जो अंडर सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइसेस रिसीव करेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज नॉट लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। आउटपुट टैक्स, इन रिलेशन टू ए टैक्सेबल पर्सन, आउटपुट टैक्स का मतलब है जो टैक्स चार्ज किया गया है अंडर जीएसटी एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय पर्सन और बाय हिज एजेंट बट एक्सक्लूड टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सप्लायर, इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लायर का मतलब है वो पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करेगा, चाहे वो कोई एजेंट हो जो सप्लायर के बिहाफ पे काम कर रहा हो। Taxable person, a person who is registered or liable to be registered under section 22 or section 24. Taxable supply, a supply of goods or services or both which is liable to tax under this act. आइए अब जानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इन जनरल, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि फाइनल यानी आउटपुट टैक्स पे करते टाइम उस टैक्स को रिड्यूस करना जो आपने इनपुट पर चुकाया है।
इसे एक एग्जाम्पल से समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं। तो अगर आपने ए को 100 रुपया और बी को 50 रुपये के परचेज पर टैक्स पे किया है, वंस दीज इनपुट्स आर कंबाइंड, तो मान लेते हैं पेबल टैक्स ऑन आउटपुट इज ₹400 होगा। सिंस एज अ मैन्युफैक्चरर आपने इनपुट परचेज करते समय ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, इसलिए आउटपुट के समय एज ए क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है, विच मीन्स जो टैक्स ऑलरेडी पेड है उसे आउटपुट से डिडक्ट किया जाएगा और वही फाइनल टैक्स होगा जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाएगा। आइए अब समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कैसे किया जाता है। इनपुट क्रेडिट क्लेम करने के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इनपुट क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड डीलर का दिया हुआ परचेज टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और आपको गुड्स एंड सर्विसेज का रिसीवर होना चाहिए। आपकी परचेज पर लगा टैक्स गवर्नमेंट को कैश में डिपॉजिट होना चाहिए या इनपुट क्रेडिट क्लेम करते समय होना चाहिए। फाइनली सप्लायर को जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना चाहिए। दिस मीन्स दैट इनपुट क्रेडिट सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब सप्लायर ने कलेक्टेड टैक्स को गवर्नमेंट के पास जमा किया हो। इसलिए अगर इनपुट पर लगने वाला टैक्स आउटपुट से ज़्यादा है तो आप इनपुट टैक्स और क्लेम रिफंड को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर आउटपुट पर लगने वाला टैक्स इनपुट से ज़्यादा है तो आपको बैलेंस टैक्स पे करना होगा। चलिए पहले जानते हैं कि इनपुट टैक्स क्लेम कब किया जा सकता है। इनपुट टैक्स लेस देन 1 ईयर ओल्ड परचेजेस पर लिया जा सकता है और इसे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर लिया जा सकता है क्योंकि उन दोनों पर जीएसटी लगता है। इनपुट टैक्स को कैपिटल गुड्स और पर्सनल यूज को छोड़कर गुड्स एंड सर्विसेज पर भी लिया जा सकता है। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कब कर सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद वाले सितंबर के मंथ में जीएसटी रिटर्न फाइल होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर मार्च 2020 में कंप्लीट हुआ तो आप सितंबर 2020 में जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले या एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले, जो भी पहले हो। आइए अब समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कैसे किया जा सकता है। जब आप आईजीएसटी पे करते हैं तो आप परचेज पर पे किए गए आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। जब आप सीजीएसटी पे करते हैं तो आप परचेज पर पे किए गए सीजीएसटी और आईजीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। जब आप एसजीएसटी पे करते हैं तो आप परचेज पर पे किए गए एसजीएसटी और आईजीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कोई इनपुट टैक्स रिफंड क्लेम कैसे कर सकता है। मान लीजिए मिस्टर जॉन मिस्टर टॉम को सामान बेचते हैं और मिस्टर टॉम GSTR1 फाइल करते हैं। मिस्टर टॉम का GSTR2A फॉर्म GSTR1 से ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन ले लेगा। उसके बाद मिस्टर टॉम GSTR2 फाइल करते हैं तो GSTR2 को GSTR2A से इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर मिस्टर टॉम द्वारा परचेज डिटेल एक्सेप्ट करने के बाद टैक्स को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब मिस्टर टॉम रिफंड क्लेम कर सकते हैं या उस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट किया जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आइए जानते हैं। इनपुट क्रेडिट क्लेम करने के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा इशू किया गया टैक्स इनवॉइस, जिसने गुड्स और सर्विसेज रिसीव की हैं और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे किया है, उसके द्वारा इशू किया गया इनवॉइस। रजिस्टर्ड सप्लायर द्वारा इशू किया गया डेबिट नोट विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियसली इशू टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री और एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट्स, इनवॉइस और क्रेडिट नोट इशूड बाय एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स एक रजिस्टर्ड डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल भी हो सकता है। कुछ सिनेरियोज हैं जिनके अंडर इनपुट क्रेडिट रिवर्सल हो सकता है। आइए इन सिनेरियोज पर एक नज़र डालते हैं। अगर सप्लायर को पेमेंट डेट ऑफ इनवॉइस से 180 डेज के अंडर नहीं किया जाता है, अगर गुड्स और सर्विसेज का यूज़ पर्सनल पर्पज़ के लिए किया गया है, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस और सप्लाई के लिए गुड्स और सर्विसेज का यूज़ किया गया है, अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्रेडिट नोट इशू किया है, अगर सेल ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम किया गया था, अगर सेक्शन 17/5 ऑफ द एक्ट के अंडर सप्लाईज अनक्वालिफाइड हैं, रिवर्स्ड अमाउंट को सेम मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया जा सकता है जिसमें वो रिवर्स्ड हुआ है।
इंटरेस्ट का पेमेंट अवेलिंग क्रेडिट की डेट से तब तक किया जाएगा जब तक कि रिवर्स्ड अमाउंट का पेमेंट नहीं किया जाता। रिवर्स्ड क्रेडिट को क्लेम करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है और इसके थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम किया जा सकता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सप्लायर नहीं बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज का रेसिपिएंट GST पे करने के लिए अकाउंटेबल होता है। अगर टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस पर पेड किया जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेम मंथ में अवेल किया जा सकता है जिसमें पेमेंट हुआ है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। इन परचेजेस पर सेल्फ इनवॉइसिंग की गई हो, बिकॉज अनरजिस्टर्ड सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। गुड्स एंड सर्विसेज का यूज सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए किया गया हो, ना कि पर्सनल यूज के लिए, और अगर लायबिलिटी कैश के थ्रू डिस्चार्ज की गई। आइए अब समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए टाइम लिमिट क्या होती है। एक रजिस्टर्ड डीलर इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम जिन डेट्स के एंड होने से पहले कर सकता है वो इस प्रकार हैं। सेम फाइनेंशियल ईयर में एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले, या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ के लिए GST रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले। यहाँ यह नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप GSTR 9 एनुअल रिटर्न के थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं कर सकते अगर उससे अदर GST रिटर्न के थ्रू क्लेम नहीं किया गया है। आइए अब जानते हैं कि ITC क्लेम करने के लिए स्पेशल सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं। कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं जिनके अंडर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम CGST एक्ट के सेक्शन 18 के अनुसार किया जा सकता है, और वो सिचुएशंस हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के मामले में, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के मामले में, जब रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं रह गया हो, इन केस एग्जेम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाईज में बदल गई हो, चेंज इन कंपोजिशन के मामले में। चलिए अब चेक करते हैं कि आपको अब तक कितना समझ आया। द करेक्ट ऑप्शन आर A, C and D. To claim ITC, tax invoice of purchase given by registered dealer is required. The supplier should have filed GST returns and the tax on your purchase should have deposited to the government in cash. The correct options are B, C and D. Input tax credit can be taken on goods and services excluding personal use. Input tax credit can be taken on purchases less than 1 year old. Input tax credit can be taken on both goods and services. The correct option is D. All the statements mentioned are true. वस्तु एवं सेवा कर यानी GST ने न सिर्फ देश को कई करों के मकड़जाल से मुक्त कर एक देश एक कर की बेहद शानदार सौगात दी, बल्कि देश के युवाओं के लिए भी रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा कर दी है। कारोबारी लेनदेन में GST नियमों का पालन करते हुए लेखा जोखा बनाना और GST रिटर्न्स फाइल करना, ये एक ऐसा काम है जिसके लिए हर छोटे बड़े शहर या कस्बों में आज प्रशिक्षित यानी ट्रेंड लोगों की सख्त जरूरत है। जिन लोगों ने पहले ही GST की ट्रेनिंग लेकर इसकी बारीकियों को समझ लिया, वो इस वक्त बहुत अच्छा स्वरोजगार या नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब भी इसमें संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा हुनर सीख लें जिसकी डिमांड जिंदगी में कभी खत्म ना हो, तो आपके लिए है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का ये कोर्स। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको वो सभी बारीकियां सीखने समझने का मौका मिलेगा जो आपको एक बेहतरीन GST एक्सपर्ट बना सकता है। इस कोर्स में आप सीखेंगे GST टैक्स देनदारी का हिसाब आप कैसे करें, GST रिटर्न्स की फाइलिंग कैसे करें और कैसे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करें ताकि ऑडिट में परेशानी न हो। आप सीखेंगे कि GST रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म कैसे भरें और कैसे GST नंबर हासिल करें, GST टैक्स देनदारी का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें, यह भी इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। विभाग द्वारा तय प्रारूप में GST रिटर्न कैसे भरें, उसका विवरण कैसे लिखें। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अच्छी तरह GST का मासिक और सालाना रिटर्न भरना सीख जाएंगे और फिर इस क्षेत्र में रोजगार कर सकेंगे।